Hello my dear students, today I will teach you 8th history, chapter 2nd, topic 2nd, growth of colonial army and civil administration. प्रीवियस वीडियो में मैं बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय और इंडिया के गवर्नर जनरल के बारे में बताई थी। अब मैं जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो बंगाल में सबसे पहले ये ड्वेल सिस्टम लागू किए। कौन? तो उस समय वहाँ के गवर्नर बनाया गया, बंगाल के गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही ड्वेल सिस्टम को लागू किए थे। तो इस ड्वेल सिस्टम के तहत बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले बंगाल के नवाब के हाथों में थी, लेकिन ये ड्वेल सिस्टम लागू होने से बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो हाथों में बट गया। नवाब ऑफ बंगाल, दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो हाथों में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में वहां के टोटल भू राजस्व का जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट में जाता था, उनके खाते में जमा होता था। प्लस बंगाल के जितने भी आर्मी डिपार्टमेंट थे वो सबका संरक्षण, वो डिपार्टमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दी गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के हाथों जब रिवेन्यू और आर्मी डिपार्टमेंट सौंप दिया गया, तो इससे हम यहाँ देख रहे हैं कि बंगाल का जो एक्चुअल पावर है वो एक्चुअल पावर किनके हाथों में चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ना तो आपके पास पैसा है कंट्री को चलाने के लिए और ना ही नवाब के पास कोई आर्मी थी। तो इट मीन्स क्या, एक्चुअल पावर किनके हाथ में चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। अब हम देखते हैं कुछ दिन के बाद ड्वेल सिस्टम के बाद बंगाल के गवर्नर को ही, बंगाल के गवर्नर यानी 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट निकाली जाती है और इस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इट मीन्स बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। अब इस वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल को इलेक्ट हाथों सौंप दी जाती है, तो ब्रिटिश टेरिटोरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वारेन हेस्टिंग्स के हाथों में आ जाती है। तो उस समय पहले तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही प्रेसिडेंसीज कहलाते थे। ध्यान देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही प्रेसिडेंसीज कहलाते थे और ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक ही था, वो है आपको बंगाल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बाद इस बॉम्बे और मद्रास दोनों को इस बंगाल टेरिटोरी में सबमर्ज्ड कर ली जाती है। तो हम देखते हैं कि अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है इसमें ग्रोथ हो चुका है। ग्रोथ यानी कि बंगाल, मुंबई, पहले बॉम्बे ही कहा जाता था, तो बॉम्बे और मद्रास इस तीनों प्रेसिडेंसीज को बंगाल के प्रेसिडेंसी में मिला ली जाती है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम देखिए कि इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था उसका एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि एक स्टेट से निकल करके अब दूसरे तीसरे स्टेट की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे अब पूरे तीनों प्रेसिडेंसी पे अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स, कुछ दिनों के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स निकालते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, तो ये सब। तो उसमें से सबसे पहला जो
एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स है उसमें है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निकाला गया। इसके तहत इसके क्या कंडीशंस थे, तो द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू बी नन एज द गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के ही गवर्नर जनरल चुना जाता है, कहा जाता है। और एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, एक काउंसिल का फॉर्मेशन होता है जिसमें 4 मेंबर्स को कंस्टिट्यूट किया जाता है उनके असिस्ट करने के लिए, यानी उनकी मदद के लिए। और ए सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया, यानी 1773 में सुप्रीम कोर्ट का संसद होता है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का ये 1774 में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिशर्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स है, पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट, उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।